हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है आपका रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, उसमें दो पार्ट है एक्चुअली, एक है सर्कुलर मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन। आज का जो टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको हम रोटेशनल मोशन के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक जो है एकदम छोटा है, सिंपल है, लेकिन आपके बुक में ढंग से दिया नहीं है। ठीक है, तो अपन इसको थोड़ा एक्सटेंडेड तरीके से पढ़ते हैं, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आ जाए, मतलब समझ में आ जाए। बुक में बहुत छोटा सा दिया है, ठीक है, 2 मिनट में आप पढ़ लोगे लेकिन समझेगा नहीं। यहाँ पे अपन देंगे इसको 15 मिनट देंगे, लेकिन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेडियस, रेडियस क्या है? एक डिस्टेंस होता है, मालूम है अपने को, डिस्टेंस होगा। अगर सर्कल कंसिडर करेंगे तो सेंटर से सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस मतलब क्या? रेडियस। तो यहाँ पे भी रेडियस वर्ड आया है, मतलब क्या होगा? डिस्टेंस होगा। अभी वो इसी तरह का डिस्टेंस होगा या कोई और डिस्टेंस होगा, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए प्री रिक्विजिट जो लगेगा वो क्या है आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंट्रोड्यूस किया था अपन ने पहली बार, वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक? इस चैप्टर में जब आपने पढ़ा था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या था? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को आपने कंपेयर किया था आपके लीनियर काइनेटिक एनर्जी के साथ। क्या था वो? हाफ एम वी स्क्वायर। ये अपना पुराना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कंपेयर किया था। हाफ हाफ सेम है, इधर एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है। इधर एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा मतलब क्या? एंगुलर वेलोसिटी। v मतलब क्या? लीनियर वेलोसिटी, है ना? तो वेलोसिटी यहाँ पे m मतलब मास लीनियर में, और यहाँ पे I का मतलब क्या था? I का मतलब था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और हमने यहां से निकाला था कि जो काम मास करता है कौन से मोशन में? लीनियर मोशन में। वही काम कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है कौन से मोशन में? एंगुलर मोशन। एंगुलर की जगह पे यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन? रोटेशनल। ये कल भी पढ़ा था, और जब ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला वीडियो बना रहे थे तब भी देखा था। ठीक है, तो तब पहली बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंट्रोड्यूस हुआ था इस चैप्टर में। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पे डिपेंड करता है वो भी हमने तब पढ़ा था, वापस रिवाइज करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 चीजों पे डिपेंड करता है। कौन सा? सबसे पहले बॉडी का मास। ठीक है, दूसरा पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर बॉडी रोटेट करेगी तो किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। ठीक है, कभी एक्सिस उसके सेंटर से पास होगा, कभी एक्सिस सिर्फ उसके बॉडी को टच करेगा और बॉडी ऐसे उसके अराउंड रोटेट करेगी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन क्या है उस पे, ये दोनों तो हो गए। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट था जिस पे हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन बनेगा, वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट या अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो थर्ड है ना, थर्ड पे हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन ये टॉपिक बेस्ड है। ठीक है, हमको मालूम है एक कोई बॉडी दी रहेगी, उसका मास आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, उसके अंदर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर दोगे, उसकी पोजीशन आप बता दोगे, सेंटर से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर है वगैरह। लेकिन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, उसके अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? एक बात जान लो, ये बॉडी है आपका, यहां से आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर दिया, लॉन्गेस्ट कितने दूर तक मास गया है? यहां तक। ये बॉडी के अंदर पार्टिकल होते हैं, ठीक है, पार्टिकल से बनती है बॉडी, यहाँ पे भी पार्टिकल से। अगर मान लो यही सेम बॉडी मैंने ली, अभी आइडेंटिकल नहीं बना सकता हूं, लेकिन ट्राई करता हूं एज इट इज बनाने का। ठीक है, ऐसा इतना घटिया बनाया। ठीक है, इस तरह से सेम तरीके से डायग्राम बनाने का ट्राई है। और अभी मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास करता हूं, यहां से। ठीक है, बॉडीज सेम है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो सेम है दोनों। ठीक है, ये दोनों क्या है? सेम। एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन हमने चेंज कर दी, इससे बॉडी का मास चेंज होगा क्या? नहीं, बॉडी का मास तो उतना ही है। ठीक है, क्या चेंज करी?
पोजीशन चेंज करी तो उससे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होता है। मैक्सिमम दूर वाला पार्टिकल कितना था, मान लो ये कितना 5 सेंटीमीटर पकड़ के चलो, 5 सेंटीमीटर इतना दूर था। अभी मैक्सिमम दूर वाला पार्टिकल कितना है, अभी मैक्सिमम दूर वाला पार्टिकल क्या है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि मास जो है बॉडी का एक्सिस के नजदीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना दूर है कोई पार्टिकल 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना दूर है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो थोड़ा क्लोज है, एक्सिस के क्लोज है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा दूर है, फार है। तो ये कैसे पता चलता है, अगर सेम बॉडी, अगर बॉडी सेम है और उसके दो अलग अलग केसेस पकड़ ले, ठीक है, एक बॉडी है और ये सेम बॉडी है, अगर ये सेंटर में से एक्सिस पास हो रहा है तो यहाँ पे पूरा बॉडी का मास देखो एक्सिस के करीब है। अगर यहाँ पे, यहाँ से मैंने एक्सिस पास करा, या ऐसा कहाँ पे देखा होगा आपने, जो राजा महाराजों के वो दासी लोग पंखा लेके बैठते हैं ना, तो क्या है पूरा वो पंखे का फ्लैप जो होता है वो एक साइड होता है और दंडी एक साइड होती है, और ये फ्लैप ऐसे ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्टिकल बहुत दूर आ गया, यहाँ पे ये वाला पार्टिकल क्या था, करीब था। तो इसका मतलब कि यहाँ पे मास क्लोजली डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे मास क्या है, थोड़ा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट दूर दूर है। मतलब जैसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन आप चेंज कर दोगे वैसे ही मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, ठीक है, वो हमको बताना है, ठीक है। और रेडियस ऑफ गायरेशन किसके बारे में बताती है, थर्ड टॉपिक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ये है जस्ट उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी अगर आपको बोला ये समझने के लिए, अगर आपको क्वेश्चन आया कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, तो उसकी इंट्रोडक्शन कैसे दोगे, रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ टर्म, एक क्या है टर्म विच इज डिफाइंड फॉर, उसको क्यों डिफाइन करना, विच इज डिफाइंड टू स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ mass of body about its axis of rotation। कोई बॉडी है उसके अंदर से कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन अपन ने पास कर दिया, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वो पूरे बॉडी का मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है उसको अगर अपने को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए एक टर्म डिफाइन करिए अपन ने, उस टर्म को ही क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फॉर्मूला अच्छे से सुनना, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फॉर्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म में के स्क्वायर से डिनोट करेंगे। अभी जस्ट कल वाला वीडियो, पिछला वीडियो हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क, क्या आया था mr²/2, ये m मास है, m मास, ये r क्या है, डिस्टेंस है ना, और बाय मतलब ये क्या है, ये डिस्टेंस वाला रिलेशन है, ठीक है। अलग अलग शेप के लिए आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है, कोई लेना देना नहीं, लेकिन पहली क्वांटिटी जो है वो कैपिटल M है, और कैपिटल M का मतलब है बॉडी का टोटल मास, बॉडी का टोटल मास, ठीक है। और ये K ना, ये K मतलब ही क्या है हमारा, रेडियस ऑफ गायरेशन, K मतलब क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन, और इसको मेजर करते हैं मीटर में, और इसके डायमेंशन है L1 M0 T0, ये याद रखो, कोई इतना ये नहीं, रेडियस मतलब मीटर, लेंथ है ना, लेंथ का यूनिट क्या होगा मीटर, और ये डायमेंशंस, ठीक है। L1 रहेगा खाली लेंथ के लिए, मास और टाइम का कोई संबंध नहीं, ठीक है। तो ये K क्या होगा, K ही होगा आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। अभी भी क्लियर नहीं होगा, आगे और क्लियर होगा, ठीक है। चलिए मान लो ये कोई बॉडी है, सेम बॉडी ड्रॉ करना है ना अपने को, तो अच्छे से ड्रॉ करते हैं। मान लो ये कोई बॉडी है, उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से पास हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस बॉडी के अंदर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इस तरह से, इसका मास m1 m2 m3 ऐसे करते करते मान लो ये लास्ट वाला पार्टिकल लिया, उसका मास m है, और बाद में अपन ने क्या करा, डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, इसका r2, इसका r3, और लास्ट वाला पार्टिकल है r है। वापस वही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूले में जाएंगे। आई की वैल्यू मिली थी अपने को पहली, अगर मास डिस्ट्रिक्टली डिस्ट्रीब्यूट है, मास अगर डिस्ट्रिक्टली डिस्ट्रीब्यूट है तो कैसे, I सिग्मा mi RI का स्क्वायर, I रनिंग फ्रॉम 1 to n।
और ये भी कैसे मिला था, ऐसा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते लास्ट वाला पार्टिकल था ऐसा, और उसका कन्वर्शन इसमें। वापस अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो आर स्क्वायर डीएम मिला था। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं सॉरी, इस बॉडी के अलग अलग पार्टिकल्स का मास ले रहे हैं, m1 m2 m3, मतलब पूरे बॉडी को हम डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग पार्टिकल्स में। ठीक है, और पहली केस क्या है, इस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मास है, ये क्या है, मास है, ये क्या है, मास है, ये क्या है, मास है। अभी ध्यान देना, अगर मैं इन सारे पार्टिकल्स के मास की एडिशन करूं m3 लास्ट में mn, तो बॉडी का टोटल मास मिलेगा, बॉडी का टोटल मास मिलेगा। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन में यहाँ पे ले लिया, सेम बॉडी है, बॉडी दोनों भी सेम ही है, तो मुझे बताओ यहाँ पे जितने पार्टिकल्स है उतने ही पार्टिकल इसमें है, तो यहाँ पे m1 m2 m3 का टोटल मास यहाँ पे कैपिटल M आया था, तो यहाँ पे भी टोटल मास कितना आएगा, कैपिटल M ही आएगा। ठीक है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन अगर चेंज कर देंगे, ध्यान से सुनना, एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज कर देंगे तो ये पहले m1 का डिस्टेंस r1 था, नजदीक था, अभी वही m1 देखो लिखता हूं मैं यहाँ पे, क्या हो गया, चेंज हो गया ना डिस्टेंस, क्या हो गया, डिस्टेंस चेंज हो गया। m2 का डिस्टेंस कम था, पहले केस में इतना ही था m2, अभी m2 का डिस्टेंस बढ़ गया। मतलब क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर चेंज कर देंगे तो पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये पार्टिकल्स करीब करीब थे, और पार्टिकल के पास क्या था, मास भी क्या था, करीब करीब था। अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज कर दी तो पार्टिकल्स दूर दूर है, पार्टिकल्स दूर दूर है मतलब हर पार्टिकल के पास मास भी है, इसका मतलब क्या, मास भी दूर दूर है। ठीक है, पहले मास यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, करीब मतलब क्लोज, अभी सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज कर देने से उन ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो गया, दूर दूर हो गया। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन हमें वही बताता है, अगर सेम बॉडी के लिए हमको दो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू दी है। ठीक है, बॉडी सेम है और तुमको बोला k1 इज इक्वल टू 2 मीटर और k2 इज इक्वल टू 4 मीटर, बताओ पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन जो था तब मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो तुम k की वैल्यू देखोगे 2 मीटर और सीधा आंसर दोगे कि पहली केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे था, करीब करीब, करीब मतलब क्लोज था, इधर रफ कर दिया, क्या था, क्लोज। और दूसरी वैल्यू देखोगे, दूसरी वैल्यू बड़ी है, तो क्या बोलोगे आप कि दूसरी केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, दूर दूर है। इस तरह से आप उसको बता सकते हो। ठीक है, पहली केस में क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इस तरह से हमने क्या निकाला, वैल्यू निकाला। ठीक है, और उसके बाद में जितने भी मास वाली टर्म्स है उसको अलग कर दिया, उसको क्या बोला अपन ने, कैपिटल M। ठीक है, कल के ये डिस्क वाला एग्जांपल याद रखना। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन का एक्चुअल पार्ट कैसे आएगा, अभी मैं क्या करता हूँ, ये मास 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 अलग अलग लेने की बजाय मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। टोटल मास कितना है, कैपिटल M है। ठीक है, अभी मैं क्या कंसीडर करता हूँ, इससे मान लो एक वैल्यू मिली, क्या वैल्यू मिली, x जितनी। देखो मैं फिर से बताता हूँ, एक बॉडी कंसीडर करी, उसमें से मैंने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करा, और इस वाले फॉर्मूले से मैंने इस बॉडी के लिए क्या करा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा कितना आया, I की वैल्यू कितनी है मेरी, x आई मान लो। अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा हेक्टिक है, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा क्या है, हेक्टिक है। मैं अभी क्या करता हूँ, ये बॉडी का पूरा जो मास है सबकी एडिशन करोगे तो पूरा मास आएगा, मास तो कांस्टेंट है बॉडी का, तो मैं क्या करता हूँ, सेम वैल्यू लाऊंगा मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सेम वैल्यू लाऊंगा मैं, कितनी, x लाऊंगा, फॉर्मूला में I की सेम वैल्यू लाऊंगा, लेकिन इसमें पहली टर्म में क्या लिखूंगा, कैपिटल M, पहली टर्म में क्या लिखूंगा, कैपिटल M, पूरे बॉडी का मास कैपिटल M, और दूसरी टर्म में लिखूंगा k स्क्वायर। लेकिन ये k स्क्वायर की वैल्यू ऐसी होगी, जो हम k की वैल्यू डालेंगे, वो k की वैल्यू हम ऐसे डालेंगे ताकि ये जो I है और ये वाला जो I है
इसकी दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम। पहले ये फॉर्मूले से क्या निकाला हमने कि आई की वैल्यू कितनी आई, एक्स, कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और दूसरे में हमने माना, क्या कर लिया हमने, पूरे बॉडी का, यही बॉडी का मास एक पॉइंट पे ले लिया, इस पूरे बॉडी का मास क्या ले लिया, एक पॉइंट पे ले लिया, और यहाँ पे एक्स ऑफ रोटेशन डाल दिया। एक्स ऑफ रोटेशन से उस पूरे पॉइंट का मास, उस पूरे पॉइंट का मास, ओ सॉरी, पूरे ये जो बॉडी है जिसका मास हमने एक पॉइंट पे लिया था, वहां तक का डिस्टेंस क्या ले लिया हमने, के ले लिया। और वो के की वैल्यू हम ऐसे लेंगे कि वो के की वैल्यू इस फॉर्मूले में डालने के बाद आने वाली आई की वैल्यू और ये वाले फॉर्मूले से जो हमने पहले निकाला था उस टाइम पे आने वाली आई की वैल्यू, दोनों वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और उस के को हम क्या बोलते हैं, उस के को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, जब हम पूरे बॉडी का मास लेते हैं, यहाँ पे क्या m1 m2 m3 m4 ऐसा लिया है ना, पार्टिकल के हिसाब से, लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन में क्या करेंगे, पूरे बॉडी का मास हम एक पॉइंट पे लेंगे और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना कंसीडर करेंगे, के कंसीडर करेंगे। और वो के की वैल्यू ऐसी आनी चाहिए, इस फॉर्मूले से जो आई की वैल्यू आई है वही वैल्यू आई की आनी चाहिए के की वैल्यू वो पुट करने के बाद। ठीक है, मतलब द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाउंड यूजिंग दिस फर्स्ट केस अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी सेम एज फाउंड बाय दिस फॉर्मूला अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वो पर्टिकुलर के की वैल्यू क्या होगी, वो पर्टिकुलर के की वैल्यू होगी रेडियस, मतलब वो के की वैल्यू होगी पर्टिकुलर बॉडी, पर्टिकुलर शेप के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अभी ये सिग्निफिकेंस क्या है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि के क्या बताता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, द वैल्यू ऑफ, ये दिखेगा क्या आपको, ओके, द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन टेल्स अस अबाउट द मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखोगे, इफ k इज स्मॉल, इफ k इज स्मॉल देन मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, then mass is distributed close to the axis of rotation, close to the axis of rotation। और थर्ड लिखोगे, if k is large, तो क्या लिखोगे, then mass is distributed far from axis of rotation, far from axis of rotation। ठीक है, तो ये हो गया, 3 लाइंस में ही हो जाएगा आपका क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन का सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार देखना, 2 बार देखा समझ में नहीं आएगा तब तक देखना। ठीक है, लास्ट में आपको समझ में आ ही जाना है। बुक पढ़ोगे तो उसमें समझ में नहीं आएगा। पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।